भाई भाई जवानों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मेरे सभी भारत माता के लाडले शेरवीर सपूत एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन और भारत माता की सेवा में जाने के लिए निरंतर मेहनत करते हुए। देखिए, सपना किसका नहीं है फौज में जाने का? किसका सपना नहीं है फौजी बनने का? मेरे हिसाब से तो सब ये सपना जरूर देखते हैं। भारत माता की सेवा करने का सपना जरूर देखते हैं। अपने तन पे उस वर्दी को सजाने का सपना सभी देखते हैं। लेकिन मेरे शेर, आप वो हैं जो ये जानते हैं कि केवल बात सपने देखने से नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। चाहे वो लिखित परीक्षा की मेहनत हो, चाहे वो ग्राउंड की मेहनत हो, चाहे वो थोड़ी सी इधर उधर आने जाने की मेहनत हो, एग्जाम देने में, ग्राउंड पे जाने में। तो वो सभी चीज़ें आप समझते हैं और एक ज़बरदस्त अंदाज में तैयारी करते हैं। और मैं बता मानता हूँ कि जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे ना, उनमें से 25 से 30% ही बच्चे होंगे जो बहुत सीरियस होकर आपकी तरह तैयारी कर रहे होंगे। वो आप सभी हैं। ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए मेरे अपनी तरफ से मेहनत। चलिए, तो कल मैंने आपको कहा था कि आपको अपना रिवीजन करना है। अच्छा, मैं बता दूं, देखिए फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी क्योंकि थर्सडे रात 12 बजे नोटिफिकेशन आया था। मैं सोया ही 2 बजे था, तो मतलब बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। 2 बजे सो के यार कहाँ 6 बजे उठा जाएगा। तो फ्राइडे आपकी क्लास हुई नहीं थी। सैटरडे और संडे क्लास होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूँ। इस बैच की क्लास सोमवार से शुक्रवार चलेंगी, शनिवार रविवार इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो सिलेबस को आराम से फिनिश करने का है। और दूसरा, इसलिए नहीं कि हमारा टारगेट सिलेबस फिनिश करने का है। बच्चों की दिक्कत क्या होती है कि बस वो पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रिवीजन के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो शनिवार और रविवार हम उन्हें रिवीजन के लिए देंगे, ताकि वो अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लें और रिवीजन कर लें। पता है, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा ही तो सिलेबस है, उसका क्या रिवीजन करना। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे यूट्यूब पे कुछ दिनों में, तो आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए शनिवार और रविवार आपको दिए जाएंगे रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों? अच्छा चलिए, तो हर दिन मैं आपका कुछ ना कुछ टेस्ट के फॉर्म में लूंगा। आज मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूं और आप सभी मुझे ये बताओ, एक सरप्राइज टेस्ट हो गया आपका ये, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप मुझे ये बताओ, पिछली 3 क्लासों में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? बताइए, पिछली 3 क्लासों में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? बगैर देखे बताना है, फटाफट से उत्तर करो। जो देरी से उत्तर करेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह चेक के कर रहा है। देखिए, अभी फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई कह रहे हैं जी मैं इतने में पास हूँ तो क्या मैं स्टेट में फॉर्म भर सकता हूँ, मैं इतना पास हूँ तो क्या मैं स्टेट में फॉर्म भर सकता हूँ, आप उसके लिए मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखो। पेमेंट वाले बच्चे 1-2 दिन वेट कर लो, वो क्लियर हो जाएगा। बाकी फॉर्म भरने वाले बच्चे सभी 1-2 दिन वेट कर लीजिए। 2-1 दिन में आप सभी की सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, 2-1 दिन का वेट कर लो। और दूसरा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी फॉर्म वॉर्म भरने का, भाई वो मेरी वीडियो जाके देखो ना। वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट नहीं बचेगा आपका। कोशिश करो क्लास में टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछो, फॉर्म वॉर्म भरने से रिलेटेड मैंने सब वीडियो बना दी है, क्योंकि यहाँ अगर मैं उन चीज़ों के सवाल के जवाब देना शुरू कर दूँ तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बहुत बढ़िया, सभी के शानदार शानदार से उत्तर हैं। मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वेग गति दूरी मात्रक है, मापन है, वन डी मोशन है, गति मापन है, त्वरण वेग समय है, गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, मैं यही देखना चाह रहा था कि जिन्होंने रिवीजन किया होगा उन्होंने पक्का पक्का सारे टॉपिक याद है। अब ये और बता दो उसकी, देखो हम हर एक संडे और सैटरडे क्या करना है, जितना शुरू से पढ़ाया है उसका सबका रिवीजन करना है, हर एक सब्जेक्ट का। मानोगे मेरी बात? एक बात हम सब करो कि ठीक है भैया, जितना शुरू से आप या हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, हम उसका शनिवार और रविवार को रिवीजन किया करेंगे। तो मैं आपको फटाफट दोहरा देता हूं कि देखिए, चैप्टर चला हुआ है आपका थर्ड चैप्टर, मोशन यानी कि गति। और मोशन चैप्टर में हमने प्रॉमिस किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है गति चैप्टर में। तो हमने कहा था इसमें हम 2 तरह की गति पढ़ेंगे, एक तो 1D मोशन और एक 2D मोशन। एक विमीय गति आपकी कंप्लीट हो गई है, आज से हम एंट्री लेंगे 2D मोशन में, द्विविमीय गति में। ठीक है, आज से हम किसकी शुरुआत करेंगे? द्विविमीय गति की, 2D मोशन की। तो आप हेडिंग डालेंगे मोशन चैप्टर है, तो ऐसे ही डाल लेते हैं हेडिंग, ताकि पता भी रहे किस चैप्टर के अंदर है। मोशन चैप्टर है और 2D मोशन है, यानी कि गति चैप्टर में कौन सी गति पढ़ेंगे अभी हम? द्विविमीय गति।
द्विविमीय गति। देखिए द्विविमीय गति कितनी है, तो टोटल 3 द्विविमीय गति हमें पढ़नी है। जैसे एक विमीय गति तो एक ही थी, अब ऐसा मत कहना द्विविमीय गति 2 होनी चाहिए, नहीं, द्विविमीय गति 3 तरह की गतियां हम पढ़ेंगे। अच्छा, द्विविमीय गति की परिभाषा क्या थी वो भी मैंने आपको लिखवा दी थी कि भाई 2 दिशाओं में जो गति होती है उसको हम द्विविमीय गति कहते हैं। अब देखिए इसमें हमें पहली गति कौन सी पढ़नी है। देखिए पहली गति है इसमें प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले प्रकार की गति पढ़ो, इसके उदाहरणों से आपको यह गति समझ आएगी। इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे मान लीजिए रास्ते में जमीन पर एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल है, ये फुटबॉल है, आपने इस फुटबॉल को किक किया, ठीक है। जैसे ही आप इस फुटबॉल को किक करते हैं तो ये कैसे जाएगी। भाई आप सभी ने जरूर फुटबॉल देखी होगी, किक करते हुए देखी होगी, लात मारते हुए देखी होगी, तो भैया जी ये ऐसे ऐसे करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके, यूं। यानी कि इस फुटबॉल का रास्ता जो होगा वो यहां से शुरू होते हुए ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से जाता हुआ, है ना, और फिर ऐसे ऐसे करके होगा। बोलो यस और नो। अब आप मुझे बताओ कि इस रास्ते को क्या कहोगे। यानी यानी ये ऐसे करके जो रास्ता बना है जिस पर फुटबॉल चल रही है, इस रास्ते को क्या कहोगे। क्या इसे सीधा रास्ता कहोगे, क्या इसे पूरा गोल रास्ता कहोगे, जी नहीं, ना ये सीधा रास्ता है ना ये गोल रास्ता है। देखिए गणित में हर एक आकृति का एक नाम है, जैसे इसका नाम क्या है सीधा, इसका नाम क्या है गोल। तो गणित ने, मैथ्स ने, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, विज्ञान ने नहीं मैथ्स ने, ये रास्तों के नाम गणित देता है। गणित ने इस रास्ते का नाम दिया परवलय। क्या नाम दिया, परवलय, यानी कि पैराबोला। तो हम कहते हैं कि वो वस्तु जो परवलाकार रास्ते पर चलती है, जो पैराबोलिक पाथ पर चलती है, वह प्रक्षेप्य गति में होती है। वो कैसा मोशन लगा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति में वो चल रही है, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा चलो भैया ये तो समझ आ गया कि जो भी वस्तु परवलाकार रास्ते पर चलेगी वो प्रक्षेप्य गति में होगी, लेकिन ये 2D मोशन कैसे हुआ। तो मैंने कहा एक बात बता भाई, कि मान ले बॉल यहां से यहां तक गई है, तो कितने दिशाओं में होकर गई है। क्या बॉल ऐसे करके गई है, अगर तुम ये कहोगे ऐसे करके गई है तो फिर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा भौतिक विज्ञान में ये दिशा ही नहीं होती है भाई। भौतिक विज्ञान में दिशा का मतलब क्या है, या तो आप ऐसे चलोगे या तो आप ऐसे चलोगे, या आप ऐसे चलोगे या आप ऐसे चलोगे। तो कहीं से कहीं भी चले जाओ, आप कितने दिशाओं में चल रहे हो, 2 दिशाओं में चल रहे हो, आप 2 डायमेंशंस में चल रहे हो। तो है द्विविमीय गति का ही तो पार्ट है प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा क्या है कि वस्तु की परवलाकार पथ पर गति, वस्तु की परवलाकार पथ पर गति, यानी कि मोशन ऑन पैराबोलिक पाथ। वस्तु की परवलाकार पथ पर जो गति होती है उसी को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएगा फुटबॉल की गति सबसे पहला, इतना तो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे ना भाई, फुटबॉल की गति। दूसरा एक बेहतरीन उदाहरण है रॉकेट का लॉन्च होना। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, डिजिटल पढ़ने का यही तो फायदा है। मैं आपको दिखाता हूं रॉकेट लॉन्चिंग, अरे अब भाई पूरा तो लिख दा, रॉकेट लॉन्चिंग पैराबोलिक। देखो ये रॉकेट लॉन्च होने के कुछ एग्जांपल्स हैं। आप देखो तो रॉकेट कैसे रास्ते पर लॉन्च हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा कि रॉकेट सीधा जाएगा, नहीं भाई, पृथ्वी जैसी है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रॉकेट को लगातार अपनी तरफ खींचेगा, तो रॉकेट इस तरह के रास्ते को तय करेगा। और ये रास्ता क्या कहलाता है, पैराबोलिक पाथ कहलाता है, परवलाकार रास्ता कहलाता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग कैसा होता है, पैराबोलिक ही होता है। तो अगला उदाहरण आप लिख दोगे
रॉकेट लॉन्चिंग। ठीक है। तीसरा, आप बंदूक से गोली छोड़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बंदूक से गोली निकल के सीधी जाएगी, ठाए नहीं भैया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी तो नीचे खींचेगा उसे, तो गोली हल्की सी ऐसे करके जाएगी। यानी कि यहां से गोली लॉन्च करोगे तो ऐसे नहीं जाएगी, वो हल्की सी ऐसे ऐसे करके जाएगी। यानी ये रास्ता भी कैसा होगा, पैराबोलिक। तो आप लिखोगे कि बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, प्रोजेक्टाइल के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं प्रक्षेपक के उदाहरण हैं। करिए जी एक बार थम्स अप। हाँ जी, मुझे इतना समझ में आ गया। और फिर हम इसके आगे की कहानी पर चलेंगे कि क्या इसमें अधिकतम ऊंचाई होती है, क्या इसमें अधिकतम कोण होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार थम्स अप करो कि ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आ गया। करिए फटाफट से थम्स अप। जो भी साथी बीच में से जुड़ रहे हैं बैच के साथ में, उन सभी को शुरुआत से क्लास देखनी चाहिए, वो बिल्कुल भी बीच में से क्लास मत देखिएगा। बहुत बढ़िया अंकित, वेरी गुड। भाले की गति होती है, आप भाला फेंकोगे तो भाला भी इसी रास्ते पर जाता है, परवलाकार रास्ते पर ही जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे। वो कहेगा कि मान लीजिए भाई, ये एक वस्तु अगर परवलाकार रास्ते पर चल रही है, ये एक वस्तु अगर प्रोजेक्टाइल पाथ पर चल रही है इस तरीके से, तो वो पूछेगा देखो जब तुमने इसको किसी कोण से फेंक दिया, भाई मान लो यहां से तुमने उसे थीटा कोण से फेंक दिया, ये चली गई यहां से थीटा कोण से, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा कि जब तुमने फेंक दिया किसी एंगल से, तो ये वस्तु कहीं ना कहीं जाके तो अधिकतम ऊंचाई पर होगी। मतलब पूरे रास्ते भर में देखो, अगर जमीन से यहां इसकी ऊंचाई देखोगे तो ये है, यहां पर ये है, यहां पर देखोगे तो ये है, यहां पर और घट जाएगी, यहां पर और घट जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आया ना जब ये सभी रास्तों में अपनी सबसे अधिक ऊंचाई पर है। बोलो यस और नो। तो इसको कहते हैं हम अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। यानी कि इस पॉइंट को हम कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, एच मैक्सिमम। तो वो पूछेगा कि पहली बात तो एच मैक्सिमम का सूत्र बताइए क्या होगा। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप्य के दौरान अधिकतम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को, अधिकतम ऊंचाई को हम ऐसे ही दिखाते हैं एच मैक्सिमम से। और अगर भाई तुमने इसको फेंका है तो कुछ वेग तुमने दिया होगा। यू क्या है इसका, प्रारंभिक वेग। यू है इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से तुमने इसे फेंका है। थीटा क्या है, कोण, जिस कोण से तुमने इसे फेंका है, एंगल। और एक चीज और अभी बस याद रख लो, तुमने सुना जरूर होगा छोटा जी, उसको हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये अभी क्या होता है कोई मत पूछना, ये अगले चैप्टर में आएगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सवाल आएगा कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी बताइए, हाइट मैक्सिमम क्या होगी। तो तुम सीधा सीधा सूत्र याद रखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर दूसरा सवाल आएगा कि अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण कितना होना चाहिए, तो तुम कह देना कि थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि अगर किसी वस्तु को तुम 90 डिग्री पर फेंकोगे तो ये सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगी। 90 डिग्री पर फेंकोगे। और भाई 90 डिग्री का मतलब क्या है, ऐसे पकड़ो वस्तु को बिल्कुल सीधे फेंको तो बिल्कुल सबसे ऊंचाई तक ही जाएगी। बोलो क्लियर है फटाफट। सवाल आएगा अगर आप किसी वस्तु को सबसे अधिक ऊंचाई तक फेंकना चाहते हैं तो बताइए आप उसे कितने डिग्री पर फेंकेंगे। तो आप कह देना जी मैं तो उसे 90 डिग्री पर फेंकूंगा। बहुत सिंपल सा सवाल। अगर ये समझ में आ गया हो तो थम्स अप करो, फिर मैं आपको अगली चीज बताऊं। और अगली चीज क्या है, वो आपसे पूछेगा कि तुमने किसी वस्तु को फेंक दिया तो वस्तु वस्तु कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी, यानी क्षैतिज से यहां से कितनी दूरी पर जाकर गिरेगी, इसको बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज यानी कि परास। कि बताओ कितनी रेंज उसकी रहेगी यहां से यहां तक। तो लिखिए उसकी जो परास रहेगी, उसकी जो रेंज रहेगी, इसे हम क्या कह रहे हैं, आर।
और परास का सूत्र क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सूत्र सीधे याद रखने हैं। आपसे पूछेगा कि अधिकतम परास के लिए फॉर मैक्सिमम रेंज कोण कितना होना चाहिए, तो तुम कहोगे अधिकतम परास के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होना चाहिए? एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम परास के लिए कोण कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब देखो, तुम पता है दिक्कत क्या है, तुम ऐसे रटे रखते हो, तुम्हें दो कोण याद है 90 और 45, किसी भी चीज का उत्तर 90 कर देते हो, किसी भी चीज का उत्तर 45 कर देते हो। ऐसे मत किया करो, हेडिंग के साथ चीजों को याद करो। अधिकतम ऊंचाई के लिए एंगल रहेगा 90 डिग्री और अधिकतम परास के लिए रहेगा 45 डिग्री। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, अधिकतम दूरी पर बताओ, कौन चाहता है कि अधिकतम दूरी पर चीजें जाएं? भाला फेंकने वाला खिलाड़ी है, वो भाले को कितने डिग्री के कोण पे फेंकेगा? अरे भाला फेंकने वाला खिलाड़ी चाहता है कि भाई भाला बहुत ज्यादा दूरी तक जाए, तो वो 45 डिग्री पर फेंकेगा। लंबी कूद कूदने वाला खिलाड़ी है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लंबा कूदूं, तो वो कितने डिग्री के कोण पे कूदेगा? 45 डिग्री के कोण पे कूदेगा। तो अधिकतम परास के लिए किस किस का एग्जाम्पल लिख दोगे? अधिकतम परास के लिए एग्जाम्पल लिख दोगे कि भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख दोगे लंबी कूद, लंबी कूद यानी कि हाई जंप। बताओ, क्लियर? फटाफट से थम्स अप करो। हाँ, गोला फेंक हो जाएगा पुलिस में, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी थम्स अप करो जी, मुझे ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई नेवी स्टेज 2 के लिए देखो, जो एनसीसी वाले हैं, एक बार मेरी वीडियो देखो। आप ना यहाँ पूछने की बजाय, क्योंकि यहाँ आप समझो, यहाँ पर मान लो 1000 बच्चा क्लास में लाइव है, अगर 500 के भी इधर उधर के डाउट हुए तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इससे बेहतर ये है, आप हाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च किया करो, या तो मैथ्स में उसमें ऐसे लिख लो कि यूट्यूब पे ऐसे लिखा करो रोजगार दंड की डिफेंस, और जो भी आपका डाउट हो उसे आगे छाप दो। जैसे नेवी स्टेज 2 की तैयारी कैसे करें, मेरी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे। मैंने 40-40 मिनट में समझा रखा है। 30-30 मिनट की वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि पेपर में क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है। अब 30 से 40 मिनट तो मैं यहाँ हर एक बच्चे को नहीं समझा सकता, फिर तो बस होली पढ़ाई। इसलिए बेहतर होगा इन सभी चीज़ों के बारे में आप वहाँ सर्च करो। एक ऐसा कोई डाउट नहीं है किसी भी भर्ती परीक्षा से संबंधित जिसके बारे में मैंने यूट्यूब पे वीडियो ना बनाई हो। रात को 12 बजे भी नोटिफिकेशन आता है, तो 12 बजे भी मेरी वीडियो होती है। दिन में 6-6 वीडियो भी अगर मुझे बनानी पड़े तो मैं बनाता हूँ। तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे ना दी हो। वहाँ पे जाके सर्च करो, ज़्यादा बढ़िया आपको वहाँ समझ आएगा। यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा जानकारी नहीं बता पाऊँगा आपको। यहाँ पर उद्देश्य हमारा फिजिक्स की क्लासेस को लेना है, ठीक भैया। चलिए, ये बात हमें समझ आ गई। अब देखिए, तीसरी बात आपसे क्या पूछेगा। तीसरी बात वो कहेगा कि एक बात बताओ कि ये वस्तु अगर मैंने यहां से फेंकी तो यहां तक गिरने में कुछ समय लेगी। उस उस समय का सूत्र क्या होगा, उस लिए गए समय की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उस समय को बोलते हैं हम, जो भी ये लेता है, टाइम ऑफ द फ्लाइट। जितनी देर भी ये वस्तु हवा में रहेगी उस समय को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब है कि वो वस्तु कितनी देर हवा में रही। तो उड्डयन काल का मतलब है कि प्रक्षेप्य का, अब प्रक्षेप्य कौन है? वो वस्तु। अगर भाला है तो भाला प्रक्षेप्य है, फुटबॉल है तो फुटबॉल प्रक्षेप्य है। तो प्रक्षेप्य का हवा में गुजरा हुआ समय, यानी कि टाइम पीरियड होगा T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में जी।
ठीक है, इसमें कोई अधिकतम न्यूनतम का सूत्र नहीं होता है। बस ये सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं, किससे संबंधित, प्रक्षेप गति से संबंधित, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। अब एक बार फटाफट थम्स अप कर दो ये, हाँ मुझे बात समझ में आ गई है, अब हम दूसरी गति की तरफ चल सकते हैं। फटाफट थम्स अप करिए। नहीं नहीं, नोट्स सारे के सारे लोग अलग बनाइए, दोबारा बनाइए। अगर आपके पास पिछले साल के नोट्स हैं, देखो हर साल भाई हम भी कंटेंट अपना अपडेट करते हैं। पिछले साल जो एग्जाम में आया उसके हिसाब से हमने भी अपना कंटेंट अपडेट किया है। थैंक यू भाई सचिन, आपसे पढ़कर एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू थैंक यू। चलो ये क्लियर हो गया। तो हमने द्विविमीय गति में एक तरह की गति पढ़ ली, इसलिए मैंने नंबर 1 डाला। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की गति पर। द्विविमीय गति में ही दूसरी गति जिसका नाम है सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको मैं शॉर्ट में कई बार SHM भी बोलूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। देखिए क्या होता है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझिए। मान लीजिए यहां पर ये आपके घर की छत है, आपने बहुत हल्का सा एक धागा लिया और धागे से एक पत्थर को बांध दिया, ठीक है जी। अब इस पत्थर को मैं यहां से ऐसे पकड़ता हूं और छोड़ देता हूं, यहां से पकड़ा और मैंने उसे यहां छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये कैसे करेगा, डिंग 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 डिंग। भूलो यस और नो। अच्छा मुझे ये बताओ कि जितनी भी गतियां अब तक हमने पढ़ी हैं, क्या ये गति उनसे कोई समानता रखती है? भाई इस पत्थर की गति कैसे होगी, ऐसे इधर इधर, क्या ये गति उनसे कोई समानता रखती है? आप पूछोगे भैया कैसे पूछ रहे हो आप कि समानता रखती है? मान लो एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, फिर हमने पढ़ा एक वस्तु ऐसे चल रही है, या मान लो गोल गोल गति होती है, तो क्या ये जो गति आपको नजर आ रही है ये इनमें से इसमें से किसी के जैसी दिख रही है? भाई ना तो ये सीधी है, और देखो इसमें क्या होता है, तुम कहोगे इसके जैसी है, नहीं है। यहां पर क्या होगा, फुटबॉल अगर एक बार यहां से यहां चली गई तो वापस थोड़ी आएगी, लेकिन यहां वस्तु जाने के बाद में कहाँ आ रही है, वापस आ रही है। अच्छा यहाँ ये पूरी गति तो नहीं है, तो इससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल एक अलग ही तरह की गति है, और अलग तरह की गति है इसलिए हमने इसको अलग श्रेणी में रखा है, अलग कैटेगरी में रखा है। किसी भी चीज की श्रेणी ही तब बनती है जब उसकी समानताएं किसी से ना हो, जब उसके गुण किसी से ना मिले। तो ये हुई सरल आवर्त गति। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखोगे, तो परिभाषा में ऐसे लिखोगे, मैं आपसे कहूंगा बताना मुझे। देखो ये जो वस्तु है ना, आप इसे हिला के भी छोड़ दें तो ये यहीं आना चाह रही है। आप इसे यहां हिला के छोड़ें तो डुंग 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 डुंग, ये यहीं आना चाह रही है। तो वस्तु जहां आना चाहती है ना, उसको बोलते हैं उसकी माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं, माध्य स्थिति, यानी कि मीन पोजीशन। वस्तु जहां पर आकर ठहरना चाहती है, रुकना चाहती है, उसको कहते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। तो सरल आवर्त गति को मैं कैसे परिभाषित करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के इधर और उधर गति, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, यानी कि माध्य स्थिति के इधर और उधर जो गति है, यही सरल आवर्त गति कहलाती है। आई बात समझ में? एक बार जिनको समझ आई थम्स अप करिए। मैं परिभाषा लिख रहा हूं कि माध्य स्थिति के इधर उधर गति, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। उदाहरण बताइए इसके, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो भाई ये जो है ना, आपने घड़ी में देखा होगा, तो घड़ी में इसको बोलते हैं पेंडुलम। देखा है आपने? हिंदी में बोलेंगे लोलक। तो पेंडुलम की गति या लोलक की गति, सरल लोलक की गति। तो आप कहोगे कि इसका उदाहरण हो जाएगा पेंडुलम
यानी कि लोलक। अच्छा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेंडुलम, है ना, तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा पेंडुलम। पेंडुलम और हिंदी में लोलक। अरे ज्यादा दूर क्यों जाना भैया, झूला तो सब झूले हो, नीम के पेड़ पे रस्सा बांध के, तो झूले की भी तो यही गति होती है, तो लिख लो झूले की गति। झूले की गति, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देख भैया इससे सवाल क्या आएगा। सवाल आता है इसमें, एक तो उदाहरण से सवाल आ जाएगा, ये दे देगा बताओ झूले की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, या लोलक की गति, पेंडुलम की गति किस तरह की गति का उदाहरण है, तो तुम कहोगे जी ये सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन का उदाहरण है। अगली तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि ये बताओ, हमें ये बताओ इसका आवर्तकाल क्या होता है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि आवर्तकाल क्या होता है। देखो एक मैं आपको बात बता रहा हूं कि आवर्तकाल ऐसा नहीं है कि केवल इसी से संबंध रखता है। आवर्तकाल एक जनरल टर्म है जो सबके लिए लागू होती है। क्या है आवर्तकाल? आवर्तकाल का मतलब होता है कि तुम कुछ भी काम कर रहे हो अगर, और उस काम को दोहरा रहे हो, तो उसको एक बार पूरा करने में कितना समय लगेगा। जनरली हम डेफिनेशन जो पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, एक चक्कर में लिया गया समय। बोलो यस और नो। हम पढ़ते हैं एक चक्कर में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, और चक्कर का मतलब हम समझ लेते हैं गोल चक्कर। चक्कर का मतलब गोल से नहीं होता है कभी भी। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारे पिताजी मान लो भराव करवा रहे हैं घर में, तो वो बुग्गी वाले भैया से कैसे बात करते हैं कि भाई एक चक्कर के कैर पे लेगा। तो एक चक्कर का मतलब है कि जहां से वो मिट्टी लेकर आएंगे आपके घर तक, और फिर वहीं से वहां तक जाने में एक चक्कर पूरा होगा। अब मान लो उन्हें 10 चक्कर लगाने हैं, तो एक चक्कर, उसी काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं ना बुग्गी वाले भैया, तो एक चक्कर का मतलब है उसी काम को एक बार पूरा करने में कितना समय लगेगा। सही कह रहा हूं मैं कि चक्कर का मतलब गोल से नहीं होता है। चक्कर का मतलब तो ये है कि वो काम एक बार कंप्लीट कर लिया गया, तो एक चक्कर में लगे गए समय को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ सरल आवर्त गति में इसका आवर्तकाल बताओ। तो चलो पहले आवर्तकाल की परिभाषा लिख लो और फिर आगे समझेंगे। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। देखिए आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसको हम टी से दिखाते हैं, ठीक है। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे हम किससे दिखाते हैं? लेटर टी से। अब टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो टी का सूत्र हो जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। यहां से भी सवाल आता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। ये कहां से आया, कैसे आया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि देखो पाई क्या है। पाई आप जानते होंगे 22/7 या 3.14। एल और जी क्या है भाई? एल है इस धागे की लंबाई, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो एल है, और जी गुरुत्वीय त्वरण है, वो अभी इतना ही समझो। उसकी वैल्यू 9.8 या 10 आपने पढ़ी होगी। कहाँ 9.8 होगी, कहाँ 10 होगी, वो हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां लिखोगे आप एल क्या है? धागे की लंबाई, धागे की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रोप, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मात्रक क्या होगा? अरे भाई आवर्तकाल क्या है? समय ही तो है। एक चक्कर में कितना समय लोगे। और देखिए हम जितने भी अब मात्रक पढ़ेंगे मैक्सिमम एसआई मात्रक पढ़ेंगे, तो समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड। तो सीधी बात है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि भैया इसका जो मात्रक है वो क्या है? सेकंड है, क्योंकि एसआई मात्रक सेकंड होता है ना। और कौन सी मात्रक की बात कर रहा हूं मैं? एसआई की बात कर रहा हूं। वैसे मात्रक समय का तो किसी भी पद्धति में ले लो, सब में सेकंड ही होता है।
बोलो क्लियर है भाई? चलो सचिन, थैंक यू भाई, पहली बार कोई टीचर मिला, क्या गजब फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, आपकी कितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है मेरे भाई। थैंक यू सचिन, और आप सभी के जो ऐसे शब्द हैं इनसे बहुत एनर्जी ऊर्जा मिलती है। बस मन करता है कि पूरी ताकत आप सभी के लिए लगा दी जाए। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे अब तक आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए हैं, ऐसे ही आगे भी सारे टॉपिक आपको समझ में आते रहें। बस इतना ज़रूर है, देखो दोस्तों, कि आपने देखा भी होगा, आपको चीज़ें बढ़िया समझ आ रही हैं। बस क्या होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक ही थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो जब कोई मुश्किल टॉपिक आए तो अपना धैर्य मत खोना। हो सकता है वो टॉपिक आपको दोबारा में समझ में आ जाए, एक बार में नहीं समझ में आया हो, दो बार में समझ में आ जाए। हम दो बार क्या, तीन बार में भी समझेंगे, लेकिन समझ के हर चीज़ जाएंगे। आप में से कोई ऐसा नहीं कि जो कुछ ना समझ सके, सब समझ के जाओगे, सब दिमाग लेके बैठे हो, जितना ध्यान से सुनोगे उतना चीज़ें समझ आएंगी। चलो थैंक यू आप सभी का बहुत 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 सारा एग्जाम। नहीं नहीं भाई, देखो यहाँ पर देखो, नेवी में एग्जामेशन दे दिया था कि नेवी में पिछली बार एनसीसी वालों को एग्जाम नहीं देना था, वो भी एक स्टेज का, दूसरे स्टेज का देना था। आर्मी में ऐसा नहीं होता है। आर्मी में सबको एग्जाम देना पड़ता है, बस एनसीसी के नंबर मिल जाते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। धीमे धीमे समझ में आ जाएगा, है ना, धीमे धीमे सारी चीज समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको गणित थोड़ा धीमे समझ में आता है तो दो बार पढ़ लो। हर एक बच्चे के साथ कोई एक विषय ऐसा हो ही जाता है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें जिसको सारे के सारे विषय बढ़िया समझ आते होंगे। किसी को गणित समझने में थोड़ी दिक्कत है, किसी को जीएस में थोड़ी दिक्कत है, किसी को रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत है, किसी को साइंस में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सब इतने लाजवाब हो भाई, मेहनत करने के लिए इतने आतुर हो। आपको तो मतलब मैं आपकी तो तारीफ करता हूँ, आप सभी के उदाहरण देता हूँ। जैसे जब रनिंग की बात आती है ना, तो एयरफोर्स में जैसे 8 मिनट, 7.5 मिनट मिलते हैं रनिंग के लिए 1600 मीटर की, तो कभी वो बच्चा कहता भी, तो मैं कहता हूँ यार मेरे आर्मी वाले शेरों को देखो, वो हर एक बच्चा 5, 5.5, 5.25 मिनट की रनिंग रखता है, और उसके साथ साथ वो पेपर की भी तैयारी करता है। तो मैं तो केवल पेपर की ही तैयारी करनी है, रनिंग तो 8 मिनट कुछ भी नहीं है यार। तो तुम यार इतने खुद मेहनती हो, मैं तो तुम्हारी मेहनत का उदाहरण दूसरे बच्चों को देता हूँ, तो फिर तुम्हें तो किसका ही उदाहरण दूं यार मैं। तुम्हारे अंदर तो कूट कूट कर मेहनत करने की ताकत भरी हुई है। बस एक वर्दी के लिए मुझे पता है तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तो किसी को अगर एक आधा सब्जेक्ट कोई नहीं समझ में आता है, सब समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है जी। चलो बच्चे, तो ये हो गई सरल आवर्त गति, दो तरह की गति हो गई। अब देखो मैं एक तीसरे तरह की गति आपको बताता हूं, और मुझे बताना कि क्या जितनी अभी तक हमने गतियां पढ़ी हैं, क्या ये उनमें से किसी से मेल खाती है। और मैं कहता हूं कि मैंने एक पत्थर को बांधा धागे में ऐसे, और उसको जमीन पे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, गोल 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 नचाना शुरू कर दिया, टोंगड़ोंग 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 ऐसे। पत्थर को बांधा और गोल गोल नचाना शुरू करिए, टंगड़ंग 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 टंगड़ंग। अब गतियां हमने कौन कौन सी पढ़ी? एक विमीय गति में हमने पढ़ी सीधी गति, क्या ये सीधी गति है? द्विविमीय गति में पहली गति पढ़ी हमने प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या ये प्रक्षेप्य गति है? क्या ये प्रक्षेप्य गति है? जी नहीं। तीसरी गति पढ़ी हमने सरल आवर्त गति, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्या ये सरल आवर्त गति है? मेरे हिसाब से तो जी नहीं। तो जितनी गतियां अब तक हमने पढ़ी हैं उनमें से किसी से ये मेल नहीं खाती, इसलिए इसकी हमने एक अलग ही कैटेगरी बनाई, और हमने इस गति को कहा कोणीय गति, एंगुलर मोशन। ये बात आपको समझ आई कि अलग कैटेगरी क्यों बनाई? क्योंकि जितनी गतियां पढ़ी हैं उनमें से किसी से मेल ही नहीं खाती। अच्छा, इसको द्विविमीय में क्यों रखा? एक बच्चे का सवाल है जी, 2D में क्यों रख रहे हो तुम इसे, 1D क्यों नहीं कह देते हो? देख मैंने कहा भाई बच्चे, अगर मान ले पत्थर यहां तक आया है, मान ले यहां तक आया, तुमने घुमा के पत्थर को यहां तक ले आए, ये कितनी दिशाओं में गया है? चलो और थोड़ा सा ऐसे ले लो, यहां से तुम नहीं समझ पाओगे। मान लो यहां तक आया है पत्थर, ऐसे, ठीक है। अब वो बच्चा कहेगा जी ऐसे आया है पत्थर, मैं कहूंगा नहीं, ये कोई दिशा ही नहीं है विज्ञान में भाई, या तो ऐसे चलो या तो ऐसे चलो, या फिर ऐसे चलो या ऐसे चलो। तो आप दो ही दिशाओं में हर तरीके से चलोगे, इसलिए ये 2D मोशन है, इसलिए ये द्विविमीय गति है। ठीक है। तो जब कोई चीज पूरा चक्कर लगाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये है भैया कोणीय गति, यानी कि एंगुलर मोशन। इसकी खास बात यह है कि पूरा चक्कर लग रहा है, बाकी किसी भी गति में पूरा चक्कर नहीं था। लिखिए,
कोणीय गति। आजा भाई आजा। कोणीय गति यानी कि एंगुलर मोशन। देखिए क्या होती है कोणीय गति, क्या होता है एंगुलर मोशन। कोणीय गति का मतलब है कि एक पूरे चक्कर में गति, एक पूरे वृत्त में गति, ऐसे कहिए, एक पूरे वृत्त में गति, मोशन इन ए कंप्लीट सर्कल। एक पूरे वृत्त में गति को हम क्या कहते हैं, कोणीय गति कहते हैं, एंगुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, वृत्त में गति का मतलब है गोल गति। अब गोल गति में घूमने के भी दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना कैसे, और ईमानदारी से बताना भी अगर मैं सही कह रहा हूं तो। जैसे मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, आहा भैया लड्डू फूटा मन में, शादी हो रही है, तो तुम और तुम्हारी वो हवन कुंड के फेरे ले रहे होंगे साथ, तब तुम किसी और के चारों ओर गति कर रहे हो, टोंगड़ोंग 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 टोंगड़ोंग। और मान के चलो साल 6 महीने बाद किसी बात पे तकरार हो गई, उन्होंने मारा एक धक्के से। अब यार हम तुम ना ऐसे लड़के हैं, शायद हम कभी लड़कियों पे हाथ उठाने की तो नहीं सोच सकते हैं, है ना, तो हमारे जो संस्कार है वो ऐसे हैं। कोई बात नहीं, गुस्से में, चलो मान लो उन्होंने प्यार में ऐसे कर दिया, अब प्यार में कराओ और भैया तुम आगे चक्कर, हाँ हालांकि तुम इतने मजबूत हो यार, तुमसे ऐसी बातें कहना भी असंभव है, लेकिन चलो मान लेते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगा आजकल की तो बेटियां भी इतनी समझदार हैं, ये ऐसी कोई बात होती ही नहीं है, पर चलो हंसी मजाक में समझ लो। तो तुम अपने ही चारों ओर घूम गए, है ना। तो देखो घूमने के दो तरीके थे, एक बार तो तुम हवन कुंड के चारों ओर घूम रहे थे, एक बार तुम अपने ही चारों ओर घूम रहे हो। तो गोल घूमने वाली दुनिया की तमाम वस्तुओं को आप नजर उठा के देखो मेरे भाई, या तो वो किसी और के चारों ओर घूम रही हैं, या वो अपने ही चारों ओर घूम रही हैं। अब जैसे पृथ्वी, पृथ्वी दोनों तरह की गति करती है, पता है आपको। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे भी चारों ओर घूमती है, अपने अक्ष पे भी चारों ओर घूम रही है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। देखो एक लड़के ने कितना अच्छा उत्तर दिया, सर ग्राउंड का चक्कर बेस्ट है। ऋषु बहुत बढ़िया। जब आप ग्राउंड के चारों ओर घूम रहे हो तो मतलब किसी और चीज के चारों ओर घूम रहे हो, मतलब ग्राउंड के बीच बीच में मान लो एक डंडा लगा हुआ है, तो आप उस डंडे के चारों ओर घूम रहे हो, उस डंडे के चारों ओर घूम रहे हो। बोलो यस और नो। तो जो कोणीय गति है ना, एंगुलर मोशन है, ये दो तरीके का होता है, एक जब वस्तु अपने ही चारों ओर घूमती है, एक जब वस्तु किसी और के चारों ओर घूमती है। चलो पहला देखते हैं इसमें कोणीय गति के प्रकार, इसके प्रकार यानी कि टाइप्स में पहला प्रकार है जब वस्तु अपने ही चारों ओर घूमती है, और इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति क्या होती है कि वस्तु की अपने ही चारों ओर गति, वस्तु की अपने ही चारों ओर गति, यानी कि मोशन अराउंड इटसेल्फ। अच्छा इसके उदाहरण तो बताओ। सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे घड़ी की सुइयां। भैया ऐसा तो है नहीं कि घड़ी की सुइयां घड़ी के चारों ओर गति करती हैं, घड़ी की सुइयां टुंगडुंग 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 अपने ही चारों ओर गति कर रही हैं। पहिया है, पहिया अपने ही चारों ओर गति करता है, भाई उसके बीचों बीच में जो बोल्ट लगा है वो उसी के चारों ओर तो गति कर रहा है। लट्टू अगर एक जगह घूम रहा है तो वो अपने ही चारों ओर गति कर रहा है। भैया अगर इधर उधर घूम रहा है गोल गोल घूमता हुआ, फिर तो इधर उधर गति करेगा, लेकिन अपने ही चारों ओर गति करता। अगर मान लीजिए पंखा है, पंखा अपने ही चारों ओर गति कर रहा है, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो उदाहरणों में लिख दोगे ढेर सारे उदाहरण भर जाएंगे, ये इसकी परिभाषा हो गई। ये इसके उदाहरण देखो क्या क्या उदाहरण है। नंबर एक, पहला उदाहरण है पहिए की गति, पहिए की गति, मोशन ऑफ व्हील, पहिए की गति हो गई। उसके बाद सुई की गति,
या घड़ी की सुई लिख लो, है ना, सुई से तो ऐसा लगेगा सिरिंज भी हो सकती है। घड़ी की सुइयों की गति, यानी कि मोशन ऑफ निडल, मोशन ऑफ निडल ऑफ क्लॉक। ठीक, उसके अलावा क्या उदाहरण हो जाएगा? और बताओ, और पंखे की गति। ठीक है, बाकी जो भी उदाहरण हमने लिखे हैं, लट्टू की गति, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। अब दूसरी गति कौन है? घूर्णन गति के अलावा बी पार्ट है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है? वृत्तीय गति जब वस्तु किसी और के चारों ओर घूमती है ना। जब वस्तु किसी अन्य के चारों ओर घूमती है। मोशन अबाउट मोशन अबाउट अदर बॉडी, किसी दूसरे के चारों ओर की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। भाई सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रहों की सूर्य के चारों ओर गति। तो एक बार फटाफट थम्स अप करेंगे, हाँ जी भैया ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। और यहां तक हम कह सकते हैं आज तो हमने ठीक ठाक कवर कर लिया। हमने पूरा द्विविमीय गति को कंप्लीट कर लिया है, 2D मोशन को कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद हम ये गति चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम हर एक चैप्टर के बाद में आर्मी में पूछे गए सवालों को और कुछ दो एक सवाल प्रैक्टिस के लिए लाया करेंगे। देखिए, अभी चैप्टर के बाद जो मैं सवाल लेके आया करूंगा ना, उसमें दो टारगेट होंगे मेरे। पहला टारगेट, आपको ये आत्मविश्वास आ जाए कि भाई हाँ, इतना पढ़ के आर्मी के अगर पिछले 3 सालों के सवाल मुझसे हो गए हैं तो अगले सवाल भी मुझसे सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरा आत्मविश्वास आपको ये आ जाए कि मैं सवाल कर सकता हूँ। बाकी इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम यूट्यूब पे अलग से प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे होगी। 25 से 30 सवाल हम किया करेंगे एक चैप्टर के। भाई एक चैप्टर के अगर मैं यहीं से 30-30 सवाल कराने लग गया ना, तो सिलेबस नहीं खत्म होगा 6 महीने में भी। इस स्पीड से भी हमारे सिलेबस को खत्म होने में लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। और अगर यहाँ पे हम 30-30 सवाल करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम 5-7 सवाल करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवालों पे ज़्यादा जोर रहेगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो प्रैक्टिस सेट अलग से भी चलेंगे। तो कल आप आओ, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना, और कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे और साथ ही हम नए चैप्टर को भी शुरू कर देंगे। बाकी आप सब बहुत मेहनती हैं, एक जबरदस्त तरीके से आप सभी आगे तैयारी करते हुए चल रहे हैं। देखो, बिल्कुल ना एक सीधी दिशा में चलो, इधर उधर मत भटको कुछ भी। केवल जो 4 चीजें मैंने कही हैं, 4 चीजें, सिर्फ 4 चीजें, इन्हें फॉलो कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको इस क्लास का कंटेंट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। उसके बाद मॉक टेस्ट जो हम आपको दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। और तीसरी चीज, आपको प्रैक्टिस जो हम बाद में कराएंगे यूट्यूब पे वो करनी है, और सब चीजों का रिवीजन करना है। केवल केवल ये 4 चीजें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो। ये जो स्पेशल क्लास चल गई कि संडे में एक क्लास में सारा खेल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। अगर देखो ऐसा है कि मान लो एक टीचर ने आपको 5 दिन 6 दिन पढ़ाया और संडे में वो उसका रिवीजन करा रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई बस आए बीच में एक क्लास स्पेशल ले आए कि इसी से सारा हो जाएगा, तो बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो कोई भी आदमी, मैं मोटी सी बात कह रहा हूँ, अगर मुझे भी ये पता होता कि इन्हीं 100 क्वेश्चनों में से पेपर आएगा, तो फिर तो मैं भी भाई पेपर बेचता। मैं क्यों तुम्हें यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा होता? बहुत मोटी सी बात कह रहा हूँ मैं, शायद इतनी सच्ची बात कोई नहीं कहने वाला मिलेगा। मैं कभी देखो झूठी सलाह नहीं देता। हाँ, मुझसे कोई कहे कि यार 100 क्वेश्चन ऐसे दे दो जिसमें 2 इंपॉर्टेंट हो, 1 इंपॉर्टेंट हो, मैं बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन 100 में से पूरे 5 आ जाएंगे, नहीं कह सकता मैं। उसके लिए तो आपको अगर 5 के 5 सवाल करके आने हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पढ़ के जाओगे तो 50 क्वेश्चन में से 10-12 क्वेश्चन कराओगे जो सीधे सीधे मिल जाएंगे।
लेकिन 10-12 में क्या सिलेक्शन हो रहा है, टारगेट तो हमें 38-40 का रखना है। तो 38-40 के लिए तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के आनी पड़ेंगी। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।